अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का 12। बात हम करेंगे 10th क्लास की, तो जिसमें हम 12th चैप्टर में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन को और साथ में उस कोऑर्डिनेशन के कंट्रोल को कि किस तरह से जो कोऑर्डिनेशन है उसे कंट्रोल किया जा रहा होता है, या जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ का जिक्र करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की तारीफ़ ये है, द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना एक वेल एक्यूरेट मैनर के साथ, हम उस चीज़ को कोऑर्डिनेशन कह देते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लें, हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग दौड़ते हुए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बात हम करें ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, डिफरेंट सिस्टम लगे हुए होते हैं। ये जो डिफरेंट सिस्टम है ये असल में एक एक सिस्टम काम अलग अलग से नहीं कर रहा, बल्कि इसमें क्या होता है, जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बाहमी रबत पैदा करना, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम परफॉर्म करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग हमारे पास एग्जाम्पल है। इस रनिंग के अंदर डिफरेंट तरह के जो सिस्टम है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। सपोज ड्यूरिंग रनिंग हमारे जिस्म में एक सिस्टम नहीं वर्क कर रहा होता है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो वर्क कर रहे हैं वो रेस्पिरेटरी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खुराक वाला होता है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल है, मस्कुलर है। ये सारे क्या हैं, ये सिस्टम है। जो सिस्टम अभी सिर्फ दौड़ने में काम कर रहे हैं, ये मैंने अभी चंद एक लिखे हुए हैं, ये वो सिस्टम है जो बेसिकली तौर पर इन्वॉल्व होते हैं किसके दौरान, रनिंग के दौरान। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम परफॉर्म करते हैं। अगर आप ये कहें कि अकेला हमारा स्केलेटल सिस्टम ही काम कर रहा है दौड़ने के अंदर, गलत बात, उसके साथ मसल्स भी लगे हुए हैं, उनको जिंदा रखने के लिए अदर चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, किसी चीज़ को राइड कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कोई बॉल कैच कर रहे हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो सिस्टम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो सिस्टम होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, एक दूसरे के साथ रबत पैदा करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, बाहमी इनका ताल्लुक होते हैं, तो जाके ये क्या करते हैं, बॉडी को एक सिंगल यूनिट पे काम करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक हो गया, इस चीज़ को हम नाम देते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन का। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है इसकी आगे टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन इसकी टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन इसकी दो टाइप होती हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन, इसकी टाइप्स हैं, इसकी दो इकसाम होती हैं। एक जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी जो कोऑर्डिनेशन होती है उसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये दो कोऑर्डिनेशंस हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन विच इन्वॉल्व इन न्यूरॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन एक ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है, इसके अंदर बेसिकली तौर पर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व न्यूरॉन्स। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। व्हाट इज़ न्यूरॉन्स? न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो सा होता है हमारे अंदर वेल अडाप्टिव, ये कह लें कि क्विक रिस्पॉन्स पैदा करने का एक जो सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये न्यूरॉन्स की बुनियाद पर होती है, जबकि दूसरी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इसके अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होते हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या पैदा करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं।
जो विद इन द बॉडी भी पैदा हो सकते हैं, बॉडी के आउटसाइड भी पैदा होते हैं। तो ये ग्लैंड्स पैदा कर रहे होते हैं। तो ग्लैंड्स इन हार्मोन्स की जब सिक्रीशंस करते हैं, इन्हें रिलीज़ करते हैं, तो वो जो पैगाम होता है तो वो आगे कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है, तो हम उस चीज़ को नाम दे देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्लैंड्स की बुनियाद पर होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो हमेशा न्यूरॉन्स की बुनियाद पर होती है। ये दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली तौर पर है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन के लिए मैं सी लिख लेता हूँ। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली तौर पर जो चीज़ मौजूद है वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकली एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं ये बेसिकली तौर पर पूरे बॉडी के अंदर रन करता है, क्योंकि हर न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। न्यूरॉन्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, हम आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने आगे जो हमारा टॉपिक है उस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एक शीट बनाई हुई है, कोऑर्डिनेटेड हमारे पास एक शीट है। अब ये जो कोऑर्डिनेटेड शीट है ये किस तरह से काम परफॉर्म करती है। कोऑर्डिनेटेड शीट कंसिस्ट होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स पे। इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन पर ये कंसिस्ट कर रही होती है। अब वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्टिमुलाई। व्हाट इज़ स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इसको हम आम लफ्ज़ों में मैसेज भी कह देते हैं, पैगाम। अब व्हाट इज अ स्टिमुलाई? द चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज का स्टिमुलाई। यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आपका अंदरूना या बैरूना माहौल चेंज हो जाए, हम उस चीज़ को स्टिमुलाई कहते हैं। तो स्टिमुलाई बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसके अंदर चेंज आता है। वो जो चेंज आ रहा है या तो वो चेंज जो सा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है, या जो चेंज होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ये जो चेंज होता है हम इस चेंज को नाम दे देते हैं कि इसका स्टिमुलाई का, कि जी यहाँ पर एक पैगाम पैदा हो चुका है, एक मैसेज आ चुका है, ठीक है। सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक पैगाम है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा पैगाम है, ठीक है। तो मैं बेसिकली तौर पर क्या पैदा कर रहा हूँ, स्टिमुलाई पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट आप चलें, मैंने कहा कि रूम के अंदर, एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ रूम के अंदर सांप आ गया। मेरा ये जो फिक्र है कि सांप आ गया, मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसिकली तौर पर क्या है, मैंने एक पैगाम दे दिया, एक मैसेज दे दिया, एक स्टिमुलाई दे दी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी स्टिमुलाई माहौल से रिसीव करते हैं। सपोज दैट आपको स्टिमुलाई मिल गई क्या, कि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो एक स्टिमुलाई होगी। खुशबू की स्टिमुलाई मिल गई, ठीक है। आपने किसी चीज़ को देखा, वो स्टिमुलाई मिल गई। तो स्टिमुलाई किसी भी तरह की हो सकती है। तो स्टिमुलाई ये असल में कोऑर्डिनेटेड शीट का पहला आप ये कह लें कि बेसिक एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। चलें पहले एक शीट बना लेते हैं। सबसे पहली जो कोऑर्डिनेटेड शीट का हिस्सा होता है वो क्या है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इस चीज़ को रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से पैगाम जाता है कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से पैगाम जाता है इफेक्टर्स, इफेक्टर से पैगाम आगे जाता है तो वो रिस्पॉन्स बन जाता है। ये एक शीट है, ठीक है, जिसे हम कोऑर्डिनेटेड शीट कहते हैं, जिसके अंदर वर्क होगा। तो सबसे पहली चीज़ थी स्टिमुलाई, वो मैंने आपको बता दिया कि स्टिमुलाई क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं। इन्होंने जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करना होता है। रिसेप्टर में जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकती हैं वो कोई ऑर्गन भी हो सकता है, रिसेप्टर में वो कोई सेल भी हो सकता है। इन्होंने उस चीज़ को रिसीव कर लेना है। किसको रिसीव करना है, रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स ने स्टिमुलाई को रिसीव करना होता है। जो भी स्टिमुलाई पैदा होनी है, वो रिसेप्टर कोई ऑर्गन है तो ठीक, वो रिसेप्टर कोई सेल है तो ठीक। मैंने कहा सांप आ गया, मेरी स्टिमुलाई थी, मेरी स्टिमुलाई को आप लोगों ने रिसीव किया, किसके ज़रिए से, रिसेप्टर्स हैं। वो यहाँ पर रिसेप्टर्स क्या लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर जिसके ज़रिए से आपने मेरी बात को पिक किया वो कान है, ईयर। ईयर क्या होते हैं, ईयर ऑर्गन है, कान एक ऑर्गन होता है। ये ईयर काम करेगा किसका, रिसेप्टर्स का, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं जिन्हें हम ऑडिटरी न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, जो मैसेज को रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएंगे रिसेप्टर्स, ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं,
कोऑर्डिनेटर या हम इन्हें कंट्रोलर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटर या कंट्रोलर क्या होते हैं? जो स्टिमुलाई, जो पैगाम पैदा होता है उसको रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर इस पैगाम को भेज देते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। किस मकसद के लिए? उसकी सजेशन के लिए, उसके ऊपर कुछ अमल दरामद करवाने के लिए कि अब इसकी तदबीर क्या है, अब क्या किया जा सकता है। यहां पे मैंने कहा सांप आ गया, पैगाम मिल गया, आप लोगों ने पैगाम रिसीव किया रिसेप्टर्स के जरिए, रिसेप्टर ने पैगाम उठाया ब्रेन तक दे दिया, ब्रेन ने बात सुन ली कि सांप आ चुका है, क्या करना चाहिए? ब्रेन अब उसकी जवाबी कार्रवाई बनवाएगा, ब्रेन अब उसके ऊपर वर्क करेगा। जब ब्रेन उसके ऊपर वर्क करेगा, उसकी कोई सजेशन देगा कि ये कर लो, फलां कर लो, ये वाला ऐसा इस तरह से कर लो, वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। हमारे जिसमें दो ही कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद उसके ऊपर वर्क करते हैं। वो एक चीज़ होती है हमारा ब्रेन, दूसरी चीज़ होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। एक बात याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड हमेशा काम करती है किस चीज़ का? जो क्विक रिस्पॉन्स होने होते हैं, जिनका फौरी रद्द अमल देना होता है, मतलब कि अगर कोई भी स्टिमुलाई मिली उसका फौरी जवाब देना वो स्पाइनल कॉर्ड का जिम्मा होता है। लेकिन जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम सोच समझ के काम करना होता है वो हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो हमारे जिसमें दो ही कोऑर्डिनेटर हैं, एक हमारा ब्रेन और दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो हमारे पास है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या हैं? इफेक्टर्स वो होते हैं जिन्होंने आगे रिस्पॉन्स पैदा करवाना होता है, यानी कि कोऑर्डिनेटर ने जो पैगाम देना है वो पैगाम उसका आगे रिस्पॉन्स पैदा करना, यानी कि वो बेसिकली कोऑर्डिनेटर का आगे रिस्पॉन्स होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्लास में सांप आ चुका है, रूम के अंदर एक स्नेक है, मेरी वो स्टिमुलाई थी, आपके रिसेप्टर ने रिसीव किया, कोऑर्डिनेटर ने मैसेज दिया यहाँ से भागो, दौड़ जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर जो इफेक्टर्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही इफेक्टर्स होते हैं। एक इफेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? मसल्स। दूसरे इफेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? ग्लैंड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्नेक आ चुके हैं, ब्रेन ने मैसेज दे दिया भाई दौड़ना है। दौड़ने में ग्लैंड्स काम नहीं करते होते, दौड़ने के अंदर जो है वो मसल्स काम करते हैं। अब क्या हो जाएगा? मसल ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जब मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, इनकी एनर्जी वो इंक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है। इनका मसल्स को जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा होता है, बीपी, उसे इंक्रीज कर दिया जाता है। ये चीज़ें जब इंक्रीज हो जाती हैं, मसल्स एक्साइट हो जाते हैं। मसल्स के अंदर जब एक्साइटमेंट आती है तो ऑटोमेटिकली तौर पर वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब यहाँ से बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाएंगे। इस चीज़ को हम इफेक्टर्स कहते हैं। इफेक्टर जो चीज़ पैदा करते हैं वो रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स किस चीज़ पे काम कर रहा होता है? रिस्पॉन्स काम कर रहा होता है स्टिमुलाई पे, यानी कि जो स्टिमुलाई मिली है उस स्टिमुलाई के ऑपोजिट जो सा पैगाम होता है वो रिस्पॉन्स होता है। ये ऑपोजिट वर्क परफॉर्म करेगा किसके? स्टिमुलाई के। इसने स्टिमुलाई उसका जवाब देना है। जवाब अब क्या आया कि सांप आ गया था। क्वेश्चन ये था, सांप क्लास में आ चुका है, सुना, सुनने के बाद समझा, समझने के बाद पैगाम दिया। जो इफेक्टर थे वो हमारे मसल्स थे, उन्हें पैगाम मिला, पैगाम से आगे क्या किया? जवाबी कार्रवाई पैदा कर दी, उसका रिस्पॉन्स हुआ, रद्द अमल हुआ। रद्द अमल के नतीजे में क्या किया? मसल्स ने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा दिया, यानी कि हम वहाँ से एस्केप हो गए, रन कर गए, दौड़ गए, गायब हो गए। ये वाली जो चीज़ थी ये हमारे पास कहलाती है कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि कोऑर्डिनेटर इस तरह से काम परफॉर्म करवाएंगे या काम परफॉर्म करेंगे। तो ये एक नर्वस कोऑर्डिनेटेड शीट होती है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ये कंपोनेंट्स होते हैं। पहली चीज़ स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर और साथ में फिर ये रिस्पॉन्स पैदा कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये तो न्यूरॉन्स के लिहाज से होती है ना। तो जो बेसिकली तौर पर केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसका भी एक पैटर्न होता है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी यही होता है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में सपोज दैट आप बात कर लें किस चीज़ की, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स होते हैं, स्टिमुलाई मिल जाती हैं, जैसा कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या लगा हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है, स्टिमुलाई मिल जाती है। स्टिमुलाई मिलने पे वो जो स्टिमुलाई होती है वो फिर रिसेप्टर रिसीव करते हैं। अब बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स को रिसीव करने के वाले भी रिसेप्टर्स होते हैं।
फिर बॉडी के अंदर वो कोऑर्डिनेटर भी होता है। अब ग्लैंड्स के लिहाज से भी कोऑर्डिनेटर्स मौजूद होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली तौर पर आगे इफेक्टर्स, अब इफेक्टर्स में हमारे ग्लैंड्स प्रॉपरली तौर पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो फिर क्या पैदा कर देते हैं, आगे रिस्पॉन्स पैदा कर देते हैं। यानी कि बात बताने की ये कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम में होती है, उसी तरह की कोऑर्डिनेशन जो होती है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। फ़र्क दोनों में ये है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये क्विक रिस्पॉन्स है, बहुत जल्दी होता है, इस पर डिले नहीं किया जाता, ये बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और डिले करते हैं, देर पा मौजूद होते हैं, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन में पैगाम पैदा हुआ, ख़त्म। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का इंट्रोडक्शन है किसका, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, तो जिसकी हमने बेसिक डेफिनेशन की बात की और उसके मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स की बात की है। नर्वस सिस्टम आगे किस तरह से काम करेगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।